आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी लघु कहानी कंकाल आपको सुनाना चाहती हूँ। कहानी में बहुत सारे भाव हैं, इसलिए इसके साथ हमने बैकग्राउंड साउंड पर बहुत मेहनत की है ताकि आपको सुनते हुए किसी फिल्म को देखने का आभास हो। और इस कहानी में मेरा साथ संजय बोस जी ने दिया है। हम दोनों की आवाज में आपको ये कहानी कैसी लग रही है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी कंकाल एक रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक कथा है। यह एक कंकाल के माध्यम से प्रेम, वासना, प्रतिशोध और सामाजिक बंधनों की पड़ताल करती है। टैगोर का मुख्य उद्देश्य इस कहानी के जरिए भारतीय समाज में विवाह, प्रेम और स्त्री के दमित भावनाओं पर व्यंग्य करना है। कहानी पुरुष प्रधान व्यवस्था में स्त्री की स्वतंत्रता की खोज दिखाती है, जहां अतृप्त प्रेम हिंसा में बदल जाता है। यह प्रेत कथा होते हुए भी सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवा विवाह और कुलक्षणी साबित किए जाने का चित्रण करती है और इंसान के बेलगाम इच्छा वासनाओं का नतीजा क्या हो सकता है ये भी बताती है। कहानी का भरपूर मजा लेने के लिए हेडफोन लगाकर जरूर सुनिएगा। कहानी का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है जो मुझे समझ में आता है कि इस शरीर से आप जितनी भी मोह, माया, प्रेम, वासना रखें, अंत में इसे कंकाल में ही बदल जाना है। हमारी मेहनत रंग लाई या नहीं, इसे आप अपने लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए हमें जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी। कंकाल। बचपन के हम 3 साथी जिस कमरे में सोते थे, उसके बगल के कमरे की दीवार पर लटकाया रहता था एक साबुत कंकाल। रात में हवा के जोर से उसकी हड्डियां खड़-खड़ की आवाज से हिला करती थी और दिन में हम लोगों को उन हड्डियों को हिलाना होता था। हम लोग उस समय पंडित महाशय के पास मेघनाद वध और कैम्बेल स्कूल के एक विद्यार्थी के पास अस्थि विद्या पढ़ रहे थे। दरअसल हमारे अभिभावकों की इच्छा थी कि वो हमें सारी विद्याओं में पारंगत करके ही रहेंगे। उनकी ये इच्छा कितनी सफल हुई, ये बात जो हमें करीब से जानते हैं, उनके सामने कुछ कहना ज्यादा ही हो जाएगा, और जो नहीं जानते उनके सामने इसे एक राज ही रखना बेहतर होगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। इस बीच उस कमरे से वो कंकाल और हमारे दिमाग से अस्थि विद्या कहां स्थानांतरित हो गई, खोज कर भी पता न चल सका। अभी कुछ रोज पहले एक दिन किसी कारणवश जगह की कमी होने के कारण मुझे उसी कंकाल वाले कमरे में सोना पड़ा। नई जगह होने के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते गिरजाघर के सारे घंटे मेरे कान में बजते रहे और इसी बीच तेल से जलता हुआ दिया भी फड़फड़ाकर धीरे धीरे बुझ गया। इससे पहले हमारे घर में 2-1 दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं, इसलिए बत्ती के बुझते ही तुरंत मौत की बात अपने मन में उभरने लगी। मन में आया जैसे अभी 2 घड़ी पहले जो लौ जल रही थी सदा के लिए अंधेरे में विलीन हो गई। प्रकृति के लिए जैसे इस रोशनी का बुझ जाना है, वैसे ही इंसान के जीवन का भी अचानक विलीन हो जाना एक ही है, कोई अंतर नहीं। विचारों के इसी क्रम में उस कंकाल की याद आई। उसके जीवन काल के बारे में कल्पना करने लगा। सहसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे कमरे में दीवार के सहारे मेरी मच्छरदानी के चारों ओर कोई तेजी से घूम रहा है। उसके भारी भारी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी, जैसे वो कुछ खोज रहा हो लेकिन मिल नहीं रहा। और अब तो पूरे कमरे में ही उसके घूमने का एहसास होने लगा। समझा ये मेरे ही निद्राहीन दिमाग की कोरी कल्पना है और मेरे सर में जो भन भन करते हुए तेजी से खून दौड़ रहा है, ये उसी के भागने की पदध्वनि सुनाई दे रही है। फिर भी
एक अजीब सी सिहरन मन में छाने लगी। जबरदस्ती अपने मन के डर को दूर करने के लिए चिल्लाकर बोल पड़ा, कौन है? बच्चा मेरे मसहरी के पास आकर रुक गया और एक जवाब भी सुनाई पड़ा, मैं हूं। मेरा वो कंकाल कहाँ गया? उसी को तो ढूंढने आई हूं। मैंने सोचा अपनी ही काल्पनिक सृष्टि के सामने डर दिखाऊं, ये ठीक नहीं होगा। मसनद को कस कर पकड़ते हुए किसी पुराने परिचित की तरह सहज स्वर में उससे कहा, इतनी रात गए करने के लिए कितना महान काम खोज निकाला है, तो वो कंकाल अभी तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? अंधेरे में मसहरी के एकदम करीब से आवाज आई, क्या कह रहे हो? मेरे सीने की हड्डियां उसमें थी। मेरा यौवन उसी के चारों ओर तो विकसित हुआ था। एक बार देखने को जी नहीं चाहेगा? मैं तुरंत बोला, हाँ बात तो सही है, तो जाओ तुम ढूंढो, मैं अभी थोड़ा सो लेता हूं। उसने कहा, लगता है तुम अकेले हो, तो मैं थोड़ी देर यहां बैठूं, थोड़ी बातें की जाए। पहले मेरी भी इंसान के पास बैठकर इंसानों से बातें होती थी। अब मैं सिर्फ शमशान की हवा की तरह हू करती फिर रही हूँ। आज इतनी वर्षों बाद एक बार फिर इंसान की तरह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। महसूस हुआ जैसे मेरी मसहरी के पास आकर कोई बैठा। लाचार मैं थोड़ा उत्साह दिखाकर बोला, ठीक है, तो फिर कोई ऐसी कहानी बताओ जिससे कि दिल खुश हो जाए। वो बोली, सबसे मजेदार कहानी तो फिर मैं अपने ही जीवन की घटना बताती हूँ। गिरजाघर की घंटी में ठंग ठंग करके 2 बज गए। जब इंसान थी और छोटी थी, तब एक व्यक्ति से यमराज की भांति डरती थी। वो मेरे पति थे। मछली को सींग से पकड़ने पर जैसा महसूस होता होगा, मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस होता था। यानी कोई एक बिल्कुल अनजान जीव मानो बंसी से बींध कर मुझे मेरे शांत गहरे जलाशय से खींच कर ले जा रहा हो। उसके हाथों से किसी भी तरह मुक्ति नहीं। शादी के 2 ही महीने बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे सगे संबंधी मेरे लिए शोक और विलाप करने लगे। मेरे ससुर बहुत सारे गुण लक्षण मिलाकर मेरी सास से बोले, शास्त्रों में जिसे विषकन्या कहते हैं, ये वही लड़की है। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। सुन रहे हो? कैसी लग रही है कहानी? मैं बोला, बढ़िया, कहानी की शुरुआत तो मजेदार लग रही है। तो फिर आगे सुनो। खुशी खुशी पिता के घर मैं वापस आ गई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मेरे पास ये बात छिपाने की कोशिश करते, लेकिन मैं खूब जानती थी कि मेरी जैसी सुंदर कन्या यहाँ वहाँ हर जगह नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं। नहीं देखा? क्यों? मेरा वो कंकाल? मैं मजाक कर रही हूं। तुम्हें कैसे साबित करूं कि उस खाली कोटर में कभी बड़ी बड़ी सी खूबसूरत काली आंखें थी और लाल होठों पर जो मधुर हंसी रहती थी। अभी के इस अनावृत दंत पंक्ति के साथ विभत्स हंसी का उससे कोई मेल नहीं। इस सूखी हड्डी के ढांचे पर इतना सुकोमल, आकर्षक और यौवन से भरपूर शरीर दिन पर दिन और खिलता जा रहा था। तुमसे ये सब बताने में मुझे बड़ी हंसी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। मेरा वो कंकाल जो अस्थि विद्या सीखने के काम भी आ रहा है, यह उस समय के बड़े से बड़े डॉक्टर भी विश्वास नहीं कर सकते थे। मैं जानती हूँ, एक डॉक्टर ने अपने एक विशेष प्रिय मित्र के पास मुझे कनक चंपा कहा था। इसका मतलब हुआ
कि इस पूरी दुनिया में सारे मनुष्य अस्थि विद्या और शरीर तत्व पढ़ने समझने के लिए थे। सिर्फ मैं ही एक खूबसूरत फूल की तरह थी। कनक चंपा के अंदर भी एक कंकाल है। जब मैं चलती थी तब खुद ही समझती भी थी कि एक टुकड़ा हीरा हिलाने पर जैसे चारों ओर प्रकाश किरणें झिलमिला उठती है, ठीक वैसे ही मेरे शरीर की हर एक गति के साथ वैसा ही सौंदर्य प्रकाश चारों तरफ बिखरने लगता था। लेकिन मेरा ये निर्लज, निरावरण, आभूषण विहीन वृद्ध कंकाल तुम्हारे सामने मेरे बारे में झूठा साक्ष्य दे रहा है। मैं उस समय निरुपाय और निरुत्तर थी, इसलिए उस दुनिया में सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही है। इच्छा होती है कि मेरा वो 16 बरस का जीवित यौवन, सूरज सा तेज लिए रूप तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा कर दूं और हमेशा के लिए तुम्हारी अस्थि विद्या भुलाकर उसे देश निकाला दे दूं। मैं बोला, तुम्हारे पास अगर शरीर होता तो मैं तुम्हें छू कर कसम खाकर कहता, वो विद्या तनिक भी नहीं है मेरे दिमाग में अब। और वो तुम्हारी भुवन मोहिनी सुंदरता का जैसा वर्णन तुमने किया, उससे इस अंधेरे कमरे में भी झिलमिलाहट फैल गई। मैं साफ देख सकता हूं उस रूप की कांति को। रहने दो, अब और वर्णन की जरूरत नहीं। मेरी कोई सहेली या संगिनी नहीं थी। मेरे भाई ने प्रतिज्ञा की थी कि वो शादी नहीं करेंगे। अंतपुर में मैं अकेली थी। बगीचे के पेड़ पौधों के बीच बैठकर मैं कल्पना किया करती कि सारी दुनिया मुझे ही चाहती है, सारे तारे मुझे ही देखते हैं, हवा भी धोखे से अपनी गहरी सांसें मुझे अनुभव करा जाती है, और जिस घास पर मैं पैर फैलाकर बैठी हूँ उसमें भी अगर चेतना होती तो वो भी बार बार मुझे पाकर मूर्छित हो जाती। इस दुनिया के सारे युवा पुरुष इसी घास का रूप लेकर मेरे चरणों में लेटे हैं। मैं ऐसी ही कल्पना किया करती। मन में अकारण ही एक दर्द सा अनुभव होता। भैया के एक मित्र शशि शेखर जब मेडिकल पास करके वापस आए तब वो ही हमारे फैमिली डॉक्टर बन गए। मैंने उन्हें पहले भी कई बार छुप कर देखा था। भैया बहुत ही अजीब व्यक्ति थे। दुनिया को वो पूरी तरह आंखें खोलकर देखते ही नहीं थे। उन्हें लगता था इस संसार में खाली जगह है ही नहीं, इसीलिए तो दूर एक प्रांत में जाकर आश्रय लिए थे। भैया के मित्रों में ये मित्र शशि शेखर, बाहर के इतने युवकों में मैं इन्हीं शशि शेखर को ही देखा करती थी, क्योंकि और किसी का आना जाना ही नहीं था। और जब शाम को फूलों के पेड़ तले साम्राज्ञी का आसन ग्रहण करती, तब सारी दुनिया के सारे पुरुष इसी शशि शेखर का रूप धर मेरे पैरों तले आ बैठते। सुन रहे हो? क्या लग रहा है? मैं गहरी सांस लेकर बोला, सोच रहा हूं शशि शेखर बनकर ही जन्म लेता तो अच्छा होता। आगे की पूरी कहानी सुनो। एक दिन मौसम के बदलाव के कारण मुझे बुखार हो आया। डॉक्टर मुझे देखने आए। वो ही हमारी पहली मुलाकात थी। मैं खिड़की की ओर मुंह किए हुए थी। शाम की लालिमा चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे बीमार चेहरे की मलिनता दूर हो गई लग रहा था। डॉक्टर ने कमरे में आकर मेरे चेहरे की ओर जब एक बार देखा, तब मैं मन ही मन खुद को डॉक्टर की जगह रखकर कल्पना में खो गई। खुद अपने चेहरे को ही निहारने लगी थी। उस शाम की हल्की रोशनी में कोमल तकिए पर फूल जैसी कोमल लड़की लेटी है। उसके ललाट पर बाल घुंघर बनकर बिखरे पड़े हैं और उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें उसके गालों पर जैसे छाया की हुई है। डॉक्टर धीरे से भैया को बोले,
एक बार हाथ देखना होगा। मैं कंबल के अंदर से अपनी सुगठित कोमल बांह बाहर करके आगे बढ़ा दी। एक बार अपने हाथों की ओर देखकर सोच रही थी, अगर नीले रंग की चूड़ियां पहनी होती तो कितना अच्छा लगता। नाड़ी देखने में डॉक्टर का इतना संकोच पहले कभी नहीं देखा था। किसी तरह कांपते हाथों की उंगलियों से उसने नाड़ी देखा। फिर बुखार कितना है इसका भी जायजा लिया। मैंने भी उनके भीतर नाड़ी कितनी तेज चल रही है इसका कुछ आभास पाया। विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं बोला, विश्वास क्यों नहीं होगा? ये तो सच ही है कि इंसान की नाड़ी हर समय एक गति से नहीं चलती। समय के साथ और भी 2-4 बार बीमारी और इलाज में पड़कर देखा। शाम को मेरी काल्पनिक सभा में असंख्य पुरुषों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और उसके स्थान पर सिर्फ एक ही चेहरा आकर ठहर गया। मेरी दुनिया लगभग जनशून्य हो आई थी। मेरी दुनिया सिर्फ एक डॉक्टर और एक रोगिणी पर आकर ठहर सी गई। शाम को सबसे छुपाकर मैं एक पीले रंग की साड़ी पहनती, सुंदर से जूड़ा बनाकर उस पर खूब सारे बेली फूल का गजरा लगाती और एक ऐनक लेकर अपने बागीचे में चली जाती। वहां जी भरकर खुद को निहारती। क्यों? खुद को देखकर क्या तृप्ति नहीं होती? वास्तव में नहीं होती, क्योंकि मैं तो खुद को खुद के नजर से देखती ही नहीं थी। मैं तब अकेली नहीं, 2 होती थी। तब मैं डॉक्टर बनकर खुद को देखती, मुग्ध होती और प्यार भी करती। लेकिन फिर भी मन के अंदर दीर्घश्वास शाम को चलने वाली हवा की तरह हू हू कर उठती। उस समय मैं कभी अकेली नहीं होती। जब चलती, नीची नजरों से देखती, मेरे पैर की उंगलियां धरती पर पड़ती हैं तो कैसी लगती हैं। मैं सोचती कि इस तरह पड़ते पांव हमारे नए डॉक्टर बाबू को कैसे लगते हैं। खिड़की के पार जब सब ओर सन्नाटा रहता, कहीं कोई आवाज नहीं, बीच बीच में 1-2 चील दूर, बहुत दूर आकाश में उड़ी चली जाती दिख जाती थी और हम लोगों के बागीचे के प्राचीर से दूर खिलौने वाले की आवाज सुनाई देती। सुर में चिल्लाकर कहता, खिलौने ले लो, चूड़ी ले लो। एक हाथ बड़े ही अनादर से कोमल बिस्तर पर फैलाकर सोचा करती, मेरे इस तरह फैले हाथ को न जाने कौन देख गया, जाने कौन अपने दोनों हाथों से इस हाथ को हाथों में ले लिया, जाने कौन इस आरक्त हथेली पर एक चुंबन रखकर हाथ फिर यथास्थान रखकर आहिस्ते से चला जा रहा है। मान लो कहानी अगर यहीं खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा? मैं बोला, बुरा तो नहीं होगा, कुछ चीजें अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन जो बाकी है उसे अपने मन से ही पूरा कर लिया जा सकता है, जिससे कि बाकी रात भी कट ही जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो ये कहानी फिर गंभीर रूप ले लेगी। इस पर इसमें हंसी या उपहास जैसा बाकी कहाँ रह जाएगा? इस शरीर का कंकाल अपने सारी दंत पंक्ति निकाल कर दिखाता ही कहाँ है? उसके बाद सुनो, थोड़ा समय गुजरते ही डॉक्टर शशि शेखर की डॉक्टरी चलने लगी। हमारे घर के निचले तल्ले में ही डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लिए। तब मैं उन्हें कभी कभी हंसी हंसी में ही दवाइयों के बारे में, जहर के बारे में और क्या करने से इंसान सहज ही मर सकता है, इन सब के बारे में पूछा करती थी। डॉक्टरी के बारे में बातें करते रहने से बहुत ही सहज डॉक्टर का मुंह खुल जाता था। सुनते जानते ऐसा अनुभव होने लगा मानो मृत्यु जैसे कोई परिचित या घर में रहने वाला सदस्य ही लगने लगा था। मैंने सिर्फ प्रेम और मृत्यु को ही भुवनमय देखा। मेरी कहानी अब खत्म होने को आई और ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं धीमे स्वर में बोला, रात भी अब खत्म होने को आई।
थोड़े दिनों से देख रही थी कि डॉक्टर बाबू थोड़े अनमने से नजर आते हैं और मुझे ये बहुत ही अजीब लगता। एक दिन देखा वो बहुत ही साज सज्जा के साथ भैया के पास आए, उनसे उनकी बग्घी उधार लेने। उन्हें रात में कहीं जाना था, मुझसे और रहा नहीं गया। सीधे भैया के पास पहुंची और इधर उधर की बात करते हुए पूछ ही लिया, हाँ दादा, डॉक्टर बाबू आज बग्घी लेकर कहाँ गए? मरने। संक्षेप में दादा बता दिए। मैं बोली, नहीं सच बताओ ना। शादी करने। इस शादी से डॉक्टर को 12,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये सब मुझसे छुपाने का क्या मतलब? मैं क्या उनके पांव पकड़कर विनती कर रही थी कि ये विवाह मत कीजिए? ऐसा करने से मैं दुख से मर जाऊंगी। पुरुषों को विश्वास करने का कोई उपाय नहीं। इस धरती पर मैंने सिर्फ एक ही पुरुष देखा था और एक ही क्षण में सारे ज्ञान की उपलब्धि हो गई। डॉक्टर शाम को जब रोगी देखकर घर आए तो मैं उनसे हंसते हुए बोली, क्या डॉक्टर बाबू, सुना है आज आपकी शादी है? मुझे इतना हंसते हुए और खुश देखकर डॉक्टर सिर्फ अवाक हुए ऐसा नहीं, बल्कि दुखी भी हो गए। मैं उनसे पूछी, बाजा बारात कुछ भी नहीं, क्यों? सुनकर थोड़ा भारी श्वास लेते हुए बोले, शादी क्या इतना ही आनंद उत्सव का विषय है? सुनकर मैं हंसते हंसते बेदम हो गई। ऐसी बात पहले तो नहीं सुनी थी कभी। मैं बोली, क्यों नहीं, आज तो बाजा रोशनी सब होना चाहिए। भैया को इतना तंग कर दिया इस विषय को लेकर कि वो भी तब के तब सारी व्यवस्था आयोजन में व्यस्त हो गए। मैंने सिर्फ एक ही बात करनी शुरू कर दी थी कि दुल्हन घर में आएगी तो क्या क्या करूंगी। डॉक्टर से पूछा, अच्छा डॉक्टर बाबू, शादी के बाद भी क्या आप इसी तरह रोगियों की नाड़ी देखते फिरेंगे? यद्यपि इंसान का मन, विशेषकर पुरुष का मन, तो कभी दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि मेरी ये बात उसके मन में शूल की तरह बिध गई थी। देर रात शादी का लग्न था। शाम को डॉक्टर बाबू छत पर बैठकर भैया के साथ 2-1 पेग शराब पी रहे थे। दोनों को ही इसकी आदत थी। धीरे धीरे आकाश में चांद निकल आया। मैं हंसते हुए आई और बोली, डॉक्टर बाबू भूल गए क्या? यात्रा का समय हो गया है। यहाँ एक छोटी सी बात बताना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच मैं दवाखाना जाकर थोड़ा पाउडर इकट्ठा कर लाई थी और उसी पाउडर का थोड़ा सा भाग सबकी आंखें बचाकर डॉक्टर के ग्लास में मिला दिया था। कौन सा पाउडर खाने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है, ये डॉक्टर से ही सीखा था। डॉक्टर ग्लास में बची हुई शराब गले में ढालकर थोड़े फीके स्वर में मुझसे बोले, ठीक है, अब चलता हूँ। शहनाई बजने लगी। मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी। जितने भी गहने मेरे संदूक में थे सब निकालकर पहन लिया। मांग में सिंदूर भरा। मेरे बगीचे के उस बकुल पेड़ के नीचे मैंने बिस्तर बिछाया। रात बहुत सुंदर थी। चांद की रोशनी से आकाश चमक रहा था। नींद में डूबी दुनिया की सारी थकावट दूर कर देने वाली दक्षिणी हवा धीरे धीरे बह रही थी। जूही और बेली फूल की खुशबू से पूरा बागीचा महक उठा था। शहनाई की आवाज़ जब धीरे धीरे दूर होती गई, चांदनी जब अंधेरे में बदलने लगी, जब ये पेड़, पत्ते, आकाश, पृथ्वी, घर द्वार सब कुछ जैसे माया की तरह धीरे धीरे विलीन होने लगी, तब मैं अपनी आँखों को बंद कर मुस्कुरा उठी। इच्छा थी कि जब लोग मुझे देखने आए तो मेरे होठों पर ये नशीली हंसी लगी रहे। इच्छा थी कि जब मैं अपने कोहबर में प्रवेश करूं तो कम से कम मेरे चेहरे की इस हंसी को
साथ लेकर ही प्रवेश करूं। कहाँ मेरा वो कोहबर और कहाँ वो शादी की साज सज्जा। अपने भीतर ठक ठक की आवाज से झांक कर देखा, मुझे लेकर ये 3 बच्चे अस्थि विद्या सीख रहे हैं। छाती के जिस हिस्से में सुख दुख धुक धुक किया करते थे और यौवन की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थी, वहां छड़ी से दिखाकर कौन सी अस्थि को क्या कहते हैं मास्टर सिखा रहा है। और जो अंतिम हंसी होठों पर लिए हुए थी, उसका तो नामो निशान तक नहीं रहा। कैसी लगी ये कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और तभी कौवे के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने पूछा, अभी भी यहां हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला। घर के अंदर भोर की किरणों ने प्रवेश कर लिया था। कैसी लगी ये कहानी?